अंकल, आई थिंक बेहतर यही होगा कि हम लोग गौरी को इसी कमरे में आराम करने दें। सिद्धार्थ ने कहा, मुझसे गौरी की हालत देखी नहीं जा रही है, लेकिन इस जगह पर कुछ किया भी नहीं जा सकता है। मिस्टर बजाज ने कहा। वे तीनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। वहां भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। जैसे ही उन लोगों ने खाना खाने की कोशिश की तो देखा कि खाना खराब हो चुका था। अभी अभी बना खाना इतनी जल्दी आखिर खराब कैसे हो सकता था? बाबा, क्या इस खाने के खराब होने के पीछे भी गौरी के शरीर में मौजूद वो बुरी आत्मा ही कारण हो सकती है? सिद्धार्थ ने पूछा। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब ये कि गौरी ही नहीं बल्कि हम सब की भी जान मुसीबत में है। ना जाने वो आत्मा गौरी से कब क्या करवा ले। हम सबको सावधान रहना होगा, बूढ़े बाबा ने कहा। इतना कहकर बूढ़े बाबा सर्किट हाउस से बाहर निकल गए। सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। अंकल, मुझे लगता है रात बहुत हो चुकी है और हमें सो जाना चाहिए। गौरी की फिक्र मुझे भी बहुत है, लेकिन हमारी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। सिद्धार्थ ने कहा, बेटा, कहना बहुत आसान है। जब तुम किसी बच्चे के बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर बच्चा तकलीफ में हो तो कोई बाप कैसे सो सकता है। मेरी बेटी की जान खतरे में है। वैसे तुम अपने कमरे में जाकर सो सकते हो, मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज अपने अपने कमरे में चले गए। रात का अंधेरा और भी घना हो चुका था। सोने की कोशिश तो वो दोनों कर ही रहे थे, लेकिन बेचैनी की वजह से दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ को पहले सिर पर चोट लगी थी और जिस तरह से गौरी ने उस पर हमला किया था उसकी वजह से उसकी पीठ और हाथ में बहुत दर्द था। फिर भी इससे बढ़कर उसे भी गौरी की बहुत चिंता हो रही थी। सिद्धार्थ ने अभी अभी अपने मम्मी डैडी को उस हवेली में खो दिया था। वो गौरी के साथ ऐसी कोई भी अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। बस यही ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। बाहर तेज हवाएं चलने की आवाज आने लगी। वक्त रात के 12:10 का था। अचानक गौरी के कमरे से दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ बिना देर किए गौरी के कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि गौरी के कमरे का दरवाजा सचमुच खुल गया था। गौरी बिल्कुल उस तस्वीर वाली औरत की ही तरह सज धज कर बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें बहुत खतरनाक और लाल दिखाई दे रही थी। गौरी धीरे धीरे करके सर्किट हाउस के बाहर की तरफ चलने लगी। उसकी गर्दन सीधी थी और वो सिर्फ सामने की तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ के उसके करीब पहुंचने पर भी उसने सिद्धार्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो सीधे आगे बढ़ने लगी। इतनी रात में गौरी हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। हालांकि कुछ देर पहले हुई दुर्घटना से सिद्धार्थ थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो गौरी को इस हालत में दोबारा उस हवेली में नहीं जाने दे सकता था। सुनसान सड़क पर सिर्फ कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी और सिद्धार्थ बस गौरी को रोकने जाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सिद्धार्थ की धड़कन मानो रुकी गई थी कि उसने देखा कि उसके कंधे पर मिस्टर बजाज का हाथ था। लगता है उसे हम दोनों को मिलकर रोकना होगा, मिस्टर बजाज ने कहा। गौरी, रुक जाओ, हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, सिद्धार्थ ने कहा। गौरी सिद्धार्थ की बात सुनकर उनकी तरफ मुड़ी और जोर जोर से हंसने लगी। मुझे रोकोगे? आओ, आकर रोक कर दिखाओ, गौरी ने कहा। हालांकि सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज दोनों को ही गौरी की हंसी को देखकर डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। जैसे ही सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़ा, गौरी ने सिद्धार्थ का गला पकड़ लिया। मिस्टर बजाज ने गौरी से सिद्धार्थ को छुड़ाने की कोशिश की तो
गौरी ने उन्हें भी बहुत जोर से धक्का दिया। गौरी के नुकीले नाखून सिद्धार्थ के गर्दन में चुभने लगे थे। वो खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। गौरी अभी भी जोर जोर से हंस रही थी। अचानक मिस्टर बजाज के मन में कुछ ख्याल आया। वो दौड़कर सर्किट हाउस के अंदर चले गए। गौरी, गौरी मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। सिद्धार्थ ने दबी हुई आवाज में कहा, तुम मुझे पकड़ने आए थे और अब मुझसे कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो। लो, पकड़ लो मुझे। गौरी ने गुर्राते हुए कहा। जब सिद्धार्थ खुद को गौरी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच मिस्टर बजाज दौड़कर वहां पर दोबारा आ गए। इससे पहले कि गौरी मिस्टर बजाज को देखकर कुछ कर पाती, मिस्टर बजाज ने गौरी को एक इंजेक्शन लगा दिया। दरअसल मिस्टर बजाज के एक्सीडेंट के वक्त मंगाई गई दवाओं में एक बेहोशी की दवा थी, क्योंकि मिस्टर बजाज पहले से ही बेहोश थे। इसलिए वहां के लोकल डॉक्टर ने उन्हें वो इंजेक्शन नहीं लगाया था। इंजेक्शन लगाते ही गौरी बेहोश होने लगी। उसकी पकड़ सिद्धार्थ पर ढीली पड़ने लगी। वो सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज ने गौरी को संभालकर सर्किट हाउस में दोबारा पहुंचा दिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही बूढ़े बाबा सर्किट हाउस पहुंच गए। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को रात की उस घटना के बारे में बताया कि कैसे गौरी ने उस पर हमला किया था और वो उस हवेली के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी थी। बूढ़े बाबा ने कहा कि मैं एक बार गौरी के कमरे को अंदर से देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है वहाँ पर ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जिससे हमें गौरी को उस आत्मा से मुक्त कराने का रास्ता मिल जाए। बाबा, हमें गौरी के कमरे में जाते वक्त सावधान रहना होगा। बहुत ज्यादा हमलावर हो गई है। वो मुझ पर पहले भी 2 बार हमला कर चुकी है। सिद्धार्थ ने कहा। इस बार जब गौरी का कमरा खुला तो उसके बेड के ऊपरी हिस्से पर खून से कुछ लिखा हुआ था। सिद्धार्थ ने उस पहेली को पढ़ा। जब हो अंधेरा घंघोर, गुड़िया सी सजा के मुझे, अर्थी मेरी सजाना, मेरी मांग सजाना, लाल रंग की साड़ी में दुल्हन मुझे बनाना। बाबा, मुझे लगता है हमें पहले इस पहेली को सुलझाना होगा। गौरी की हालत खराब होती जा रही है। आज रात होने से पहले हमें जैसा इसमें लिखा है वैसे इंतजाम करने होंगे। सिद्धार्थ ने कहा। गौरी की इतनी खतरनाक हालत देखकर तो बूढ़े बाबा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। बाबा, मैंने एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा है कि अगर किसी कुंवारी लड़की की अकाल मृत्यु हो जाए, मतलब उसकी शादी से पहले अगर उसकी हत्या कर दी गई हो या समय से पहले किसी हादसे में उसकी मौत हो गई हो, तो उसकी आत्मा को तृप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी आत्मा का आवाहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तृप्त आत्मा पहले से ही गौरी के अंदर है। इसलिए हमें उसका आवाहन करने की तो जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें जैसा उस पहेली में लिखा है वैसे ही एक गुड़िया बनानी है। गुड़िया मैं अपने हाथों से बना लूंगा। मैंने इस बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। हमें बुरी शक्तियों से बचकर ही ये काम करना होगा। ये सब कुछ आसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी हो, आज रात ही हमें ये करना होगा। शादी के लाल जोड़े, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ियां, मंगलसूत्र, बाजे वाले और बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और बाबा, इसके साथ साथ हमें अर्थी के सामान और चिता की भी तो जरूरत पड़ेगी। सिद्धार्थ ने कहा। हाँ सिद्धार्थ, और हमें ये सारी चीजें जल्द से जल्द इकट्ठा करनी होगी। लेकिन एक और जरूरी बात जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये कि मैंने उस तीसरे दरवाजे के लिए मिली पहेली में जिस कुएं का जिक्र किया गया था उसका पता लगा लिया है। अभी मैं उस जगह पर गया नहीं हूँ, पर हम दोनों को उस कुएं को देखने पर चलना है। अब तुम्हें ये सोचना है कि पहले हमें क्या करना है। एक तरफ बात यह है कि उस पहेली को सुलझाने से
तुम्हारे माता पिता का पता लगेगा, और दूसरी तरफ यहाँ बात गौरी की जान का सवाल है। अभी यहाँ आरती के लिए 4 हरे बांस, लाल शाल, गुलाल, छोटी मटकी, थोड़ी घास और सब सामान भी हमें मिल जाएगा। हमें इस काम को आधी रात होने से पहले खत्म कर लेना होगा, बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसके मम्मी डैडी के बारे में अब तक कुछ भी साफ साफ पता नहीं चल पाया था, लेकिन गौरी के पास बस 1 और दिन का वक्त बचा हुआ था। बाबा, हमें गौरी को बचाना होगा, बाकी सब बाद में, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उन तमाम सामानों को इकट्ठा करने के लिए गांव में निकल गए। गौरी अभी भी अपने कमरे में सो रही थी। बेहोशी की दवाई का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सिद्धार्थ, मैंने कुछ गांव वालों से भी बात करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो लोग उस हवेली की पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाबा ने कहा। गांव में इधर उधर घूमकर सारा सामान इकट्ठा कर लेने के बाद शाम होने से पहले ही सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा सर्किट हाउस पहुंच गए। उधर कमरे में बंद गौरी को भी होश आने लगा था। मिस्टर बजाज गौरी के कमरे के बाहर बैठे हुए थे। वो अभी भी अपने मन ही मन इस सारी परेशानी के लिए सिद्धार्थ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इस बार जब गौरी नींद से जगी तो वो पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। उसने खुद ने अपने डैडी को आवाज दी। डैडी, बाहर से दरवाजा क्यों लगा हुआ है, और मुझे ये साड़ी किसने पहना दी? दरवाजा खोलिए डैडी, मुझे बहुत भूख लगी है। मिस्टर बजाज ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। खाना लेकर गौरी के पास गए और गौरी ने खाना खाना शुरू किया। डैडी, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। खाना खाते खाते गौरी ने कहा, मेरी ये हालत कैसे हुई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सिद्धार्थ कहाँ है? गौरी ने पूछा। गौरी, कुछ नहीं गौरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। बेहतर होगा तुम खाना खाकर सो जाओ। और सिद्धार्थ किसी काम से गांव में गया है, बाकी बातें हम बाद में करते हैं, मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा सर्किट हाउस पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ को देखते ही गौरी उसके पास आई। सिद्धार्थ, तुम कहाँ चले गए थे? ये देखो, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे। डैडी बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आराम की जरूरत है। क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है? गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा। गौरी, अंकल जो कह रहे हैं वही सही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे कोई जरूरी काम है, हम कल सुबह बात करते हैं, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। गौरी को सचमुच बहुत थकान भी महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ की बात मानकर गौरी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। बाहर बरामदे में बाबा और सिद्धार्थ दोनों ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने सबसे पहले आटे की एक गुड़िया बनाई। उस शादी के जोड़े वाली साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उस गुड़िया को पहना दिया गया। उसके पास ही चूड़ियां, मंगलसूत्र और बाकी सब सामान गुड़िया के पास ही रख दिया। सिद्धार्थ की बनाई गई वो गुड़िया किसी असली गुड़िया के समान लग रही थी। लाल रंग से उसके होंठों पर लाली लगाई गई थी। उस गुड़िया को नाक की नथनी और कान में बाली पहनाई गई थी। उसके बाद सिद्धार्थ ने उस गुड़िया में कुछ छोटे छोटे कीले चुभाना शुरू किया। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वो आटे की बनी गुड़िया मानो जिंदा हो गई। उससे खून निकलने लगा, वो चीखने लगी, उसकी नकली आंखें हिलने लगी जैसे वो असली आंखें हों। सिद्धार्थ के ऐसा करने से गौरी के शरीर में भी हलचल होने लगी थी। बाबा, मैं ये काम करता हूँ, आप तब तक अर्थी और चिता का इंतजाम करिए।
सिद्धार्थ ने बाबा से कहा, सिद्धार्थ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? गौरी तो ठीक हो चुकी है, उसने मुझसे बात भी की और खाना भी खाया है। ये बाजे की आवाज से वो फिर जग जाएगी। मिस्टर बजाज ने कहा, अंकल, आप गौरी के पास जाइए। हम लोगों को अपना ये काम जल्दी पूरा करना होगा। ये सब करना जरूरी है। अगर पहेली में लिखी शर्त वक्त पर पूरी नहीं हो पाई तो गौरी की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज से कहा। इससे पहले कि मिस्टर बजाज गौरी के पास वापस पहुंच पाते, गौरी खुद उस जगह पर आ गई थी। इस वक्त गौरी बहुत खतरनाक दिख रही थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। फिर उसने भारी भरकम आवाज में कहा, तो तुमने अपनी मौत का सामान तैयार कर लिया है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस लड़की को मुझसे बचा सकते हो? ये मेरा शरीर है। मैं जब तक चाहूंगी इसका शरीर मेरा रहेगा और पूर्णमासी का चांद देखते ही इसकी जिंदगी भी शाम हो जाएगी। गौरी ने डरावनी आवाज में कहा। अचानक बाहर का मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगी। आसपास लगे पेड़ों की डालियां टूटने लगी। गौरी जोर जोर से हंसने लगी। आसमान में चमगादड़ उड़ने लगे। गौरी के खोए काले बाल हवा में होते हुए बहुत खतरनाक लग रहे थे। अचानक वहां लगे बल्ब बंद चालू होने लगे। क्या होगा आगे? क्या सिद्धार्थ गौरी को बचा पाएगा या उनकी खुद की जान खतरे में आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।